आज के व्याख्यान का मेरा विषय है सामाजिक अनुसंधान और उसके चरण। सबसे पहले मैं सामाजिक अनुसंधान की चर्चा करूंगा। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर के बना है। सामाजिक अर्थात समाज से संबंधित, अनुसंधान अर्थात खोज। यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि सामाजिक घटनाओं की जो खोज की जाती है उसी को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। खोज व्यक्ति की जिज्ञासा का परिणाम होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिज्ञासु होता है उन चीज़ों को जानने का जो उसे ज्ञात नहीं है, उन चीज़ों को तलाशने का जो आज तक तलाशी नहीं गई हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की जिज्ञासा इस तरह उस पर हावी होती है कि वह जब तक अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर लेता, चीज़ों को जान करके, चीज़ों की खोज करके, तब तक वह शांत नहीं बैठ पाता। सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और घटना के कार्य और कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती तथा प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम लेकर आती है। ये परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक घटना के कारणों को ज्ञात करना, उसके परिणामों को ज्ञात करना और कारण और परिणाम की विवेचना करना। पहले हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा के बारे में। सामाजिक अनुसंधान की अनेकों परिभाषाएं विभिन्न पुस्तकों में उपलब्ध हैं। ये परिभाषाएं देशी और विदेशी अनेकों समाजशास्त्रियों और विचारकों द्वारा दी गई हैं। सभी परिभाषाओं पर विचार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चुनी हुई परिभाषाओं को इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली परिभाषा है स्मॉल के अनुसार। स्मॉल ने लिखा है कि अपने निम्नतम स्तर पर सरल अंग्रेजी में अनुसंधान केवल वस्तुओं को खोज निकालने का एक प्रयास है। तो स्मॉल ने सामाजिक अनुसंधान को चीजों की खोज, वस्तुओं की खोज का एक प्रयास बताया है। अर्थात इसका यह तात्पर्य हुआ कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक समाज वैज्ञानिक वस्तुओं, यहां इसका तात्पर्य सामाजिक घटनाओं की खोज करने का प्रयास करता है। स्पार और स्वेंसन ने भी सामाजिक अनुसंधान संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हिंदी में आपके विचारों का जो भावार्थ है
वो कुछ इस प्रकार है। कोई भी विद्वतापूर्ण अनुसंधान ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। स्पार और स्पेंसन ने सामाजिक अनुसंधान को अन्वेषण कहकर के पुकारा है, और यह अन्वेषण सत्य के लिए किया जाता है, तथ्य अर्थात जानकारियों के लिए किया जाता है, और निश्चितताओं को लाने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से एक समाज वैज्ञानिक घटनाओं की सत्यता की खोज करता है और घटना से संबंधित जो भी अनिश्चितताएं हैं उन अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास करता है और निश्चितता लाने का प्रयास करता है। रेडमैन और मोरी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आपके शब्दों का हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन और मोरी ने सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसा व्यवस्थित प्रयत्न कहकर पुकारा है जिसके द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फ्रेडरिक और ऑस्टिन ऑग ने भी लिखा है, अनुसंधान में सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी। यह जो कुछ पहले जान लिया गया है उसमें योग दे भी सकती है और नहीं भी। यह पर्याप्त है कि इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान होता है तथा कम से कम ज्ञान में नवीन प्रवाह या परिवर्तन है। तो फ्रेडरिक और ऑस्टिन ऑग ने इस तथ्य को, इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक अनुसंधान जिसकी ओर एक समाज वैज्ञानिक आगे बढ़ता है, घटनाओं को जानने का, सत्यता तक पहुंचने का, निश्चितता लाने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। और यह निश्चित नहीं है कि सामाजिक अनुसंधान में सफलता मिलती है, मिलेगी अथवा नहीं, परंतु यह जरूर है कि सामाजिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप सामाजिक अनुसंधानकर्ता अर्थात समाज वैज्ञानिक के ज्ञान में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। लुंडबर्ग ने कहा है, अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। अर्थात लुंडबर्ग सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति कहकर पुकारते हैं जिसके द्वारा अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण किया जाता है, घटना का सामान्यीकरण किया जाता है, घटना का सत्यापन किया जाता है और इस प्रकार से घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। डोनाल्ड स्टीफंस के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं, धारणाओं या प्रतीकों का ज्ञान की वृद्धि, सत्यता अथवा प्रामाणिकता के सामान्यीकरण के उद्देश्य से किया गया दक्षतापूर्ण कार्य है। चाहे वह ज्ञान किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए हो अथवा कला के अभ्यास के लिए। तो ये सभी परिभाषाएं जो मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत की,
चाहे वह परिभाषा स्मॉल की हो, स्पार और स्पेंसन की हो, रेडमैन मोरी की हो, फ्रेडरिक और ऑस्टिन ऑक की हो, लुंडबर्ग की हो, डोनाल्ड और स्टीफेंसन की हो, प्रत्येक परिभाषा का सार एक ही निकल करके आता है कि सामाजिक अनुसंधान अनुसंधान का एक वह प्रकार है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक घटना के कारणों को ज्ञात किया जाता है, सामाजिक घटना के परिणामों को ज्ञात किया जाता है और घटना के कारणों और परिणामों की विवेचना की जाती है। मैं पुनः इस बात को दोहराऊं कि हमारे चारों ओर समाज में प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। चूंकि मानव जिज्ञासु है और वह प्रत्येक घटना को समझना चाहता है, घटना को अपने पक्ष में नियंत्रित करना चाहता है और इसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि वह घटनाओं को समझे। हमारे चारों ओर घटनाएं घटित होती रहती हैं और यह समाजशास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों का एक नैतिक दायित्व है कि समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सामान्य घटना हो या व्याधि की घटना हो, प्रत्येक घटना की ओर अपना ध्यान दें, घटना को समझें, घटना के कारणों को ज्ञात करें, घटना के परिणामों को ज्ञात करें, क्योंकि घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात करके, उनकी विवेचना करके समाज के सामने, समाज के लोगों के सामने घटना, अध्ययन की गई घटना को प्रस्तुत किया जा सकता है और लोगों को उस घटना के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है। सामाजिक अनुसंधान के कुछ निश्चित चरण हैं। जब एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है तो उसे एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और यदि उसके द्वारा प्रक्रिया से संबंधित किसी चरण को छोड़ दिया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव उसके अनुसंधान कार्य पर होता है। सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में मिसिस पीवी यंग आदि अनेकों समाजशास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों ने विभिन्न चरणों की समीक्षा की है, उनका निर्धारण किया है और यह अपेक्षा की है कि समाज वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु इन चरणों का पालन करें। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा उन चरणों के बारे में जो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया से संबंधित हैं। सामाजिक अनुसंधान का सबसे पहला चरण है समस्या अथवा घटना का चुनाव। घटनाएं अनेकों प्रकार की घटित होती रहती हैं। किसी भी समाज वैज्ञानिक के लिए सभी घटनाओं को अध्ययन करना संभव नहीं है। यह उस समाज वैज्ञानिक की रुचि पर निर्भर करता है कि वह किस घटना का अध्ययन करना चाहता है। लेकिन प्रत्येक घटना अध्ययन योग्य है। तो पहले चरण के रूप में समाज वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे
अध्ययन हेतु उन घटनाओं का या उस घटना का चुनाव करें जो उपयुक्त है, जो उनकी रुचि के अनुरूप है। घटना अथवा समस्या के चुनाव के बाद सामाजिक अनुसंधान का दूसरा चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जिस घटना का अध्ययन किया जाना है या किया जा रहा है, उस घटना के किसी अन्य पहलू के बारे में निश्चित रूप से पहले भी भारत में या विश्व के अन्य देशों में और भी अध्ययन किए जा चुके होंगे। उनमें से कुछ अध्ययनों की रिपोर्ट, उनके परिणाम पुस्तकों, जर्नल्स, थीसिस आदि में उपलब्ध हैं। तो सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने से पूर्व समाज वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, थीसिस, रिसर्च जर्नल्स, डिसर्टेशंस, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स आदि में उपलब्ध संबंधित साहित्य का अध्ययन करें। संबंधित साहित्य का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा समाज वैज्ञानिक घटना की पृष्ठभूमि से परिचित होता है। उसे यह भी ज्ञात होता है कि आखिर घटना के किस किस पहलू पर अध्ययन किया चुका है। इसके माध्यम से वह रिसर्च गैप भी निकाल सकता है। तो दूसरे चरण के रूप में संबंधित साहित्य का अध्ययन है। संबंधित साहित्य के अध्ययन के बाद तीसरा चरण है प्राक्कल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। प्राक्कल्पना पूर्व अनुमान को कहते हैं, जिसकी जांच अनुसंधान के दौरान की जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, सामाजिक अनुसंधान ही नहीं कोई अन्य कार्य भी करता है, तो उसको करने से पहले उसके मन में एक पूर्व विचार आता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यही बात सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होती है। जब एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान की ओर आगे बढ़ता है तो उसके मन में भी अनुसंधान के जो आगामी चरण हैं उनके बारे में एक पूर्व विचार आता है। यह पूर्व विचार अध्ययन क्षेत्र संबंधी होता है, सूचनादाताओं के चुनाव संबंधी होता है, निदर्शन पद्धति संबंधी होता है और प्राथमिक तथ्य संकलन की प्रविधि संबंधी होता है। टूल्स संबंधी होता है। एक पूरी तस्वीर उसके दिमाग में पहले से ही बैठ जाती है। तो वह प्राकल्पना निर्मित करता है और प्राकल्पना का निर्माण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों, अपनी संस्कृति आदि से प्रभावित होकर करता है। चीज़ों के बारे में, समाज अनुसंधान के बारे में। प्राकल्पना निर्माण के बाद
अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। तो अगला चरण इसका होगा अध्ययन क्षेत्र का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र ऐसा हो जो अध्ययन की जाने वाली घटना अथवा समस्या से अधिक प्रभावित हो। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे अध्ययन क्षेत्र का चुनाव कर लिया गया है जहां घटना का किसी प्रकार का कोई प्रभाव है ही नहीं। अध्ययन क्षेत्र के बाद सूचना दाताओं का चुनाव। अध्ययन की जिस प्रकार की प्रकृति है उसके आधार पर एक निश्चित संख्या में एक निश्चित सैंपल साइज के रूप में कुछ सूचनादाताओं का चुनाव किया जाता है। तो सूचनादाताओं का चुनाव, उनकी संख्या निर्धारण। अब सूचनादाताओं का चुनाव किस प्रकार से होगा, क्योंकि सभी लोगों का अध्ययन करना संभव नहीं है और इसलिए समाज वैज्ञानिक जो अध्ययन क्षेत्र में जो समग्र इकाइयां हैं, सभी लोग हैं, उनमें से केवल कुछ सूचनादाताओं का चुनाव करता है। इसके लिए वो सैंपलिंग का प्रयोग करता है। सैंपलिंग में भी रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो सकती है। रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत सूचनादाता की इकाई के रूप में, सूचनादाता के रूप में कोई व्यक्ति भाग ले सकता है या किसी को भी सम्मिलित किया सकता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अर्थात स्तरीकृत निदर्शन के अंतर्गत एक योजनाबद्ध तरीके से कि किस आयु वर्ग के लोग होंगे, किस किस क्षेत्र से कितने कितने लोग होंगे, कितने पुरुष कितनी महिलाएं, यानी विभिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण करते हुए सूचनादाताओं का चुनाव किया जाता है। सूचनादाताओं के चुनाव के बाद अगला जो चरण है सामाजिक अनुसंधान का, वह है तथ्य संकलन की प्रविधि। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति आदि कई प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर या के अनुसार किया जाता है। इन प्रविधियों के द्वारा प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्य अर्थात घटना से संबंधित नवीन तथ्य, नवीन सूचनाएं, नवीन जानकारियां जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी, जो किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगी, जो इंटरनेट साइट पर नहीं मिलेंगी। एक तो जानकारियां वो थी जो संबंधित साहित्य के आधार पर हमने प्राप्त की, जिसके आधार पर हमको घटना की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होती है और कुछ जानकारियां नवीन होती हैं। अगर मैं ये कहूं कि सामाजिक अनुसंधान का प्राण ये नवीन जानकारियां, ये प्राथमिक तथ्य ही होते हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो तथ्य संकलन की प्रविधि का निर्धारण और चुनाव किया जाता है। तथ्य संकलन की प्रविधि के निर्धारण के बाद उस प्रविधि का पूर्व परीक्षण किया जाता है कि क्या उसके प्रयोग के द्वारा भ्रामक जानकारियां या गलत जानकारियां या अशुद्ध जानकारियां तो नहीं मिल रही। पूर्व परीक्षण, यदि पूर्व परीक्षण से सामाजिक अनुसंधानकर्ता संतुष्ट है तो फिर उस प्रविधि को उसे चुन लेना चाहिए और उसके आधार पर उसे आगे बढ़ना चाहिए।
सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण है तथ्यों का संकलन, अर्थात सूचनाओं को प्राप्त करना। तथ्यों के संकलन के बाद अगला चरण है तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना। तथ्यों का सारणीयन, तथ्यों को सारणियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रकार की सारणियों के अंतर्गत प्रस्तुत करना। तथ्यों का विश्लेषण, और उनकी विवेचना। और अंतिम जो चरण है इसका वह है सामान्यीकरण, अर्थात अध्ययन की गई घटना के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित करना, एक नियम प्रतिपादित करना कि वह घटना किन किन कारणों से होती है और उस घटना के क्या क्या परिणाम होते हैं। थैंक यू।